हाँ भाई बच्चों, देखो पीरियोडिक टेबल में हम पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। सेकंड प्रॉपर्टी चल रही थी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में एक दो पॉइंट्स हैं जो बड़े यूज़फुल हैं। हालांकि कैसे कंपेयर करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट एक दो पॉइंट्स बड़े यूज़फुल हैं, एज ए नोट करके लिखेंगे। एक तो यही कि जिन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी लो होती है, दे आर मेटालिक इन नेचर। मेटालिक मतलब मेटालिक नेचर या मेटल की डेफिनेशन ये होती है विच कैन इजीली फॉर्म कैटायन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो एलिमेंट्स विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी आर metallic, have high electropositivity, are metallic and are electropositive. इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में अगर मुझे कहना हो कि लेफ्ट से राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर कैसे होगा, तो मेटालिक कैरेक्टर तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट metallic character decreases, metallic character घटता है, and from top to bottom, top to bottom आने पर metallic character बढ़ता है। तो जो एलिमेंट्स आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं। साथ ही साथ एलिमेंट जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी लो होती हैं बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो आप जानते भी हो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। तो एलिमेंट्स विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। तो इन जनरल इसका दूसरा मतलब क्या निकाला कि इन जनरल मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। इन जनरल मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बच्चों आपको ध्यान रखने चाहिए। तो मेटालिक ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक होते हैं। साथ ही साथ एक और पॉइंट बड़ा यूजफुल है, थर्ड, एलिमेंट जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब उसके बेसिस पर तो ऐसा लगता है कि सीजियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग मेटल, बट सीजियम इज नॉट द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग मेटल, लिथियम इज मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग मेटल। तो एलिमेंट्स विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो उसके बेसिस पर लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो किसकी है? लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आई सीजियम की है। बट एक्वस सॉल्यूशन में और भी कई फैक्टर होते हैं जो रिड्यूसिंग नेचर बताते हैं। तो सीजियम इज नॉट द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग मेटल, बट lithium is most powerful reducing metal in aqueous medium and not cesium। cesium नहीं है, उसका कारण यह है कि और भी कई फैक्टर होते हैं जैसे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी। हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर of lithium is due to very high hydration energy of Li plus gaseous ion due to small size। तो बच्चों ये बड़ा यूजफुल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। ये एक जनरल पॉइंट होता है कि मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट।
क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ी कम होती है और बड़ी आसानी से कैटायन बनाते हैं। कैटायन बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ऐसा तो लगता है कि सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज़ करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे लो किसकी है, सीजियम की। तो ऐसा फील होता है कि सीजियम इज़ द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग मेटल। नो, दिस इज़ नॉट द रीज़न। Reducing character depends on, or reducing power depends on other factors like hydration enthalpy, sublimation enthalpy and other factors. On that basis, lithium is the most powerful reducing metal because of the high hydration energy of Li plus gaseous ion due to the small size. तो ये सब चीज़ें होती हैं। हालांकि ये सब चीज़ें एक तरीके से जब ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये बातें अच्छे से बतलाई जाती हैं। एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बात डिटेल में होती है, बट ये है तो रिलेटेड आयोनाइजेशन एनर्जी से ही। अच्छा, एक और बड़ा पॉइंट, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कई एलिमेंट ऐसे होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, कई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम है, एल्कली मेटल्स हमेशा +1 शो करते हैं। +2 क्यों नहीं करते? क्योंकि I1 और I2 में बहुत लार्ज डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में एनर्जी देनी पड़ती है, जान लगती है, ताकत लगती है। तो कम ताकत से, कम आयोनाइजेशन एनर्जी से कम एनर्जी देकर के इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर देनी पड़ रही हो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से तो वो रिमूव नहीं होगा। तो एल्कली मेटल्स शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली, +2 नहीं शो करते। क्यों? बिकॉज देयर इज अ बिग डिफरेंस इन I1 एंड I2। तो इसका मतलब कौन सा एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे मैं इस बात को बोलता हूँ कि अगर सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज में डिफरेंस अगर लार्ज है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, और डिफरेंस स्मॉल है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। इफ डिफरेंस इन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज, IS, S लगा दिया मतलब आयोनाइजेशन एनर्जीज इज स्मॉल, देन higher oxidation state or valency is more stable. However, if difference is large, अगर डिफरेंस लार्ज है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज में, देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। तब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखने वाली है। सर ये स्मॉल और डिफरेंस, स्मॉल और लार्ज हम कब कहेंगे? ये बड़ा रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब जैसे I1 और I2 में ऑफकोर्स I1 से बड़ा I2 होता है किसी भी एलिमेंट के लिए, I2 से बड़ा I3 होता है। अगर डिफरेंस डबल टाइप का है तो वो स्मॉल डिफरेंस में काउंट होगा। पता चला, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल से देखो बात, पहले तो पूरी बात नोट करो। क्या बात कही है? इफ द डिफरेंस इन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज, मतलब I1 एंड I2 जैसे, या I2 एंड I3, I3 I4, इन्हें बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। अगर ये डिफरेंस स्मॉल है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी इज मोर स्टेबल, और यदि डिफरेंस लार्ज है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी इज मोर स्टेबल। इस बात को मैं कैसे कहूँ जरा देखना। जैसे ये मान लो एग्जाम्पल लें, फॉर एन एलिमेंट X, I1 मान लो दिया हुआ है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, I2 मान लो दिया हुआ है 13.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और I3 मान लो दिया है 57.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा देखना, फाइंड वैलेंसी। मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, फाइंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट कौन सी वैलेंसी शो करेगा या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो देखो ध्यान दो जरा, सुनो, लिखना बंद करो, सुनो। किसी एलिमेंट X के लिए I1, I2, I3 का डेटा दिया हुआ है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज दी हुई हैं। I1 की वैल्यू 6.2 है, I2 की वैल्यू 13.3 है और I3 की वैल्यू 57.9 है। I1 और I2 में डबल का डिफरेंस है टाइप से, 6 दूनी 12,
मतलब 2 गुने के आसपास का डिफरेंस। बट I2 और I3 में 13 चौका 52, 4 साढ़े 4 गुने का डिफरेंस है, ये लार्ज डिफरेंस बोला जाएगा। रिलेटिव टर्म है लार्ज डिफरेंस स्मॉल डिफरेंस, और इन दोनों में ये डिफरेंस एक स्मॉल डिफरेंस, डबल का डिफरेंस स्मॉल डिफरेंस बोला जाएगा। 3.5 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुने का डिफरेंस लार्ज डिफरेंस बोला जाएगा। तो ये स्मॉल डिफरेंस लिखो, मतलब ये सुनो मेरी बात। I1 और I2 में स्मॉल डिफरेंस है, तो विच इज मोर स्टेबल, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब वैलेंसी 2। I2 और I3 में लार्ज एनर्जी डिफरेंस है, तो फिर कौन स्टेबल, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगेन वैलेंसी 2। तो इसका मतलब दोनों के डेटा ये शो करते हैं कि वैलेंसी आंसर शुड बी 2 और ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी 2, मतलब इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 मतलब इट अपीयर्स लाइक इट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें ऐसे, फाइंड वैलेंसी इफ I1 का डेटा दिया हुआ है, मान लो कुछ दिया हुआ है 450 किलो जूल पर मोल, I2 का डेटा दिया हुआ है 2400 किलो जूल पर मोल। बताओ वैलेंसी क्या होगी, खुद ही देखना जरा। I1 और I2 में नहीं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेटा था, ये किलो जूल पर मोल का था। I1 450 किलो जूल पर मोल, I2 2400, 2400 मतलब कितना, 4 छंग 24, 5-6 गुना बढ़ गया, लार्ज डिफरेंस है ये। तो ये बहुत लार्ज डिफरेंस बोला जाएगा, और लार्ज डिफरेंस हो तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। इसका मतलब आंसर वैलेंसी इज 1। वैलेंसी 1 का मतलब इट इज मोस्ट लाइकली टू बी द एल्कली मेटल, लाइक सोडियम पोटेशियम टाइप की मेटल हो सकती है। आंसर इज 1। समझ में आ गई हाउ टू टेल दैट व्हाट विल बी द वैलेंसी। तो ये इस तरह क्वेश्चंस आते हैं बच्चों आपके सामने, तो यू मस्ट बी एबल टू आंसर। तो ये थे आयोनाइजेशन एनर्जी, वी हैव टॉक्ड अबाउट। 2 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, एंड नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। कौन सी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नोट करेंगे पूरी बात, नोट इट डाउन। थर्ड प्रॉपर्टी हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नाम से मालूम पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी। एफिनिटी मतलब लव, इलेक्ट्रॉन के लिए मोहब्बत, प्यार, लव, मतलब ट्राइंग टू ऐड द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड करें। नहीं, आयोनाइजेशन में तो आयोनाइजेशन प्रोसेस का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब एडिंग द इलेक्ट्रॉन एंड देन सी हाउ मच ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added into a gaseous isolated atom to form a gaseous anion ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द गैसेस आइसोलेटेड एटम फॉर्म गैसियस एनायन, जैसे ये। अच्छा, एनर्जी रिलीज्ड डिफाइन हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पॉजिटिव जब बोला जाएगा जब एनर्जी रिलीज हो रही हो। तो कैसे, जैसे मान लो कोई एक्स गैस है, एक इलेक्ट्रॉन चिपका दिया इसमें, तो क्या बन गया, एक्स माइनस, एनायन बन गया गैसियस फॉर्म में। तो वट एवर एनर्जी इज रिलीज्ड, ये है, इसे बोलेंगे EA1। किसका EA1, एक्स का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम एक्स,
एनर्जी रिलीज्ड को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। EA1 पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव फॉर मोस्ट एलिमेंट्स as energy is released and negative for other few elements. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने, ध्यान दो। जब किसी गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पीरियोडिक टेबल के मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में एक्सेप्ट फ्यू एनर्जी रिलीज होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पॉजिटिव बोला जाता है, उसे बोलते हैं EA1। EA1 मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। जैसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है फॉर मोस्ट एलिमेंट्स एज द एनर्जी इज रिलीज्ड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव कब बोली जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं एटम में और एनायन बना रहे हैं तो एनर्जी रिलीज को बोल रहे हैं। जबकि थर्मोडायनेमिकली ये कन्वेंशन बिल्कुल उल्टा होता है। थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंबल डेल्टा H मतलब एंथैल्पी। एंथैल्पी थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन में यूज होने वाली एनर्जी चेंज है। तो एंथैल्पी चेंज, Eg मतलब इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा शब्द है। इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन चिपका रहे हैं किसी एटम में और क्या बना रहे हैं, एनायन। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिफाइन कैसे हुआ, ये एक एटम के लिए डिफाइन होता है और ये पर मोल डिफाइन होता है। एंथैल्पी चेंज तो हमेशा पर मोल ही डिफाइन करते हैं। तो क्या बोलोगे, इट इज द एंथैल्पी चेंज it is the enthalpy change when 1 mole of gaseous atoms of an element, it is the enthalpy change when 1 mole of gaseous atoms of an element are converted into Gaussian ions. So it is the enthalpy change when 1 mole of the gaseous atoms of an element are converted into gaseous anions. ऐसे डिफाइन करोगे, देखो X गैस 1 मोल लेना है, इलेक्ट्रॉन ऐड किए और X माइनस B 1 मोल मिल गया गैस। तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा H Eg1। किसका, X का। अच्छा ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो कैसे डिफाइन हुआ था, जो एनर्जी रिलीज हुई वो इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और वो पॉजिटिव है यदि एनर्जी रिलीज हो रही है। बट थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो एंथैल्पी चेंज क्या होता है, नेगेटिव। तो यहां पर ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव फॉर मोस्ट एलिमेंट्स एंड पॉजिटिव फॉर अदर फ्यू एलिमेंट्स। देखो यहीं पे सबसे गड़बड़ घोटाला है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक पुराना कन्वेंशन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी रिलीज्ड को बोलते हैं और एनर्जी जितनी रिलीज हो रही है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द गैसेस एटम टू फॉर्म गैसेस एनायन, तो एनर्जी रिलीज्ड को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं और रिलीज्ड को पॉजिटिव लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव कब बोली जाएगी, जब एनर्जी रिलीज हो रही है, जो कि ज़्यादातर एलिमेंट्स में रिलीज होती है। बट अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी, मगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब शब्द इस्तेमाल करोगे तो वो नेगेटिव होगी। हालांकि दोनों टर्म्स के मैग्नीट्यूड को हम लगभग सेम मान लेते हैं, बोथ आर इंटरचेंजेबल टर्म्स बट साइन इज अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी एलिमेंट का पॉजिटिव है तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। क्योंकि एंथैल्पी के टर्म्स में थर्मोडायनेमिक्स फॉलो होगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा H इज नेगेटिव, एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा H इज पॉजिटिव। इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये नेगेटिव है फॉर मोस्ट एलिमेंट्स और पॉजिटिव फॉर वेरी फ्यू एलिमेंट्स, मतलब एनर्जी रिलीज होती है इन मोस्ट केसेस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पॉजिटिव बोला है इन मोस्ट केसेस, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को नेगेटिव बोला है
फॉर मोस्ट केसेस और मोस्ट एलिमेंट्स। साइन दोनों का अपोजिट। इस बात को चाहो तो लिख भी दो। इन जनरल डेल्टा एच ई जी इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EA1। इन जनरल ये टर्म यूज करते हैं। वैसे तो थर्मोडायनेमिकली कुछ डिफरेंसेस होते हैं इनमें, बट उनकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप तो यूं मानो कि डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो डेल्टा EG का साइन नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो इसका साइन पॉजिटिव होगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? जब भी आप किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन चिपका करके मोनोवेलेंट एनायन बनाओगे तो EA1 कहलाएगा। ये किसका? X का। EA1 क्या होगा? मोस्टली पॉजिटिव है फॉर मोस्ट केसेस, नेगेटिव फॉर फ्यू केसेस। कौन से फ्यू केसेस हैं वो भी पढ़ेंगे हम। बट अगर आप बाइवेलेंट एनायन बनाओगे, एक इलेक्ट्रॉन और चिपकाओगे, आपने अगर X2- बना दिया बाइवेलेंट एनायन, तो भाई ध्यान दो, ये क्या कहलाएगा? EA2 कहलाएगा। किसका? X गैस का। और ये हमेशा नेगेटिव होगा, हैवीली, हाईली नेगेटिव, ऑलवेज। पहला इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करते हैं तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में एनर्जी रिलीज होती है, बट यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, चाहे कोई सा भी एलिमेंट हो, चाहे कोई फ्लोरीन क्यों ना हो, क्लोरीन क्यों ना हो, ऑक्सीजन क्यों ना हो। इसका मतलब जरा दोनों को जोड़ना, अब दोनों को ऐड करो। ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन गया? X गैस, 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बना? X2- गैस। आप तो जानते हो दो प्रोसेस को जोड़ते हैं तो उनका एनर्जीज भी ऐड हो जाती हैं, तो ये क्या बन गया? EA1 प्लस EA2। EA1 क्या था? मोस्टली पॉजिटिव था। EA2 क्या था? हैवीली नेगेटिव है, मतलब एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, दैट इज एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पुराना टर्म है, कन्वेंशन है। पुराने कन्वेंशन के हिसाब से एनर्जी रिलीज को पॉजिटिव बोलते हैं, जबकि एंथैल्पी चेंज के टर्म्स में अगर बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो फिर तो थर्मोडायनेमिक्स फॉलो करेंगे, और यदि एनर्जी रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच तो नेगेटिव होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साइन ऑपोजिट लिए आते हैं, उल्टे लिए आते हैं। 3-4 बार बोल चुका हूं, जरा देखना। पहला इलेक्ट्रॉन चिपकाया, मोस्टली एनर्जी इज रिलीज्ड। दूसरा इलेक्ट्रॉन चिपकाओगे तो एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड, और वो भी हाईली। तो बताओ, ये एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ये पॉजिटिव था, ये हैवीली नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है ऑलवेज, दैट इज एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। इसका मतलब X से X2- ये प्रोसेस बना रहे हैं तो ऑलवेज एंडोथर्मिक है। ये हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा, कई बार ये डाउट आता है बच्चों के दिमाग में कि सर, मतलब कोई तो एलिमेंट एनर्जी रिलीज कर रहा है, कोई एब्जॉर्ब कर रहा है, तो करता क्यों है? अब देखो, ध्यान दो, किसी एटम के अंदर 2 मेन कंपोनेंट है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड। बाहर से क्या मिला रहे हो? इलेक्ट्रॉन। बाहर से जब इलेक्ट्रॉन मिलाओगे तो न्यूक्लियस तो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लो, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी घटती है। अट्रैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, और रिपल्शन की, मतलब सेम चार्जेस जब आते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, अनस्टेबल करते हैं सिस्टम को। तो जब बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं किसी एटम में, तो न्यूक्लियस तो चाहता है कि भाई आ जाए यार, चिपक ले, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे। बट वो जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल मारते हैं न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉन को। तो इसका मतलब अगर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट है फॉर द न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉन ओवर द रिपल्शन बाय द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन, देन एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। और यदि रिपल्शंस बाय द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन फॉर द न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉन अगर वो डोमिनेंट हैं,
तो फिर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन को चिपकाना पड़ेगा इन द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन को चिपकाने का जो प्रोसेस है न्यूट्रल एटम में एनायन बनाने में, इसकी एक्सोथर्मिकनेस या एंडोथर्मिकनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा है या एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन एडेड इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा है, वो डिपेंड करेगा। एंड अकॉर्डिंगली द प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। थोड़ा ध्यान से समझने वाली बातें होती हैं, केयरफुल इसलिए जरूरत पड़े तो दोबारा फिर चला करके एक बार पढ़ें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखेंगे। इसी को अगर मैं ऐसे बोलूँ, ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स में बोला, मैं इसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म्स में बोलूँ, चलो बोलते हैं। पहले ये बात नोट करो, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म्स में मान लो x प्लस इलेक्ट्रॉन x माइनस, तो मैं इसे बोलूँगा डेल्टा H Eg1 एंड दिस इज एनर्जी इज रिलीज्ड इन मोस्ट केसेस, तो नेगेटिव इन मोस्ट केसेस, क्योंकि एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड पॉजिटिव फॉर फ्यू केसेस। नेगेटिव इन मोस्ट केसेस मतलब एक्सोथर्मिक, एंड दिस इज एंडोथर्मिक। राइट, बट अगर अगला इलेक्ट्रॉन चिपकाओगे, नहीं वेलकम करता वो, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन चिपकाने के बाद एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन मरे जा रहे हैं, मतलब गुस्सा हो रहे हैं, क्यों ऐड कर लिया इसको यार, दूसरा ऐड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इतना रिपेल मारेंगे, रिवोल्ट कर देंगे, वो विद्रोही बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और रिपेल मारेंगे न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉन को। तो फिर रिपल्शन के कारण वो एनर्जी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी, फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन चिपकाना पड़ेगा, तो प्रोसेस विल बी हाईली एंडोथर्मिक, तो पॉजिटिव इन ऑलवेज। और वो भी हैवीली, हाईली पॉजिटिव है। तो फिर दोनों को ऐड करोगे तो क्या हुआ, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, दो रिएक्शन को जोड़ो तो उनके एंथैल्पी चेंज जुड़ जाते हैं, डेल्टा H Eg1 प्लस डेल्टा H Eg2, पहला वाला नेगेटिव, दूसरा वाला हैवीली पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही है ऑलवेज, हमेशा। तो इसका मतलब किसी न्यूट्रल एटम से बाइवेलेंट आयन बनाने वाला प्रोसेस हमेशा क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो पॉजिटिव ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शंस दे देंगे, पूछ लेंगे बताओ कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कौन सा एंडोथर्मिक है। समझ नहीं होगी तो नहीं होगा क्वेश्चन, रट के नहीं हो सकते ये सब। तो बच्चों ये था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात आती है ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, बट उससे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स है दैट अफेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ लेते हैं, अक्सर ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली जेड इफेक्टिव अगर ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉन के लिए, और इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स, देखो अट्रैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है और रिपल्शन की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज इज हाई। हाँ, लेकिन साइज अगर लार्ज होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर ऐड होगा, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी लो। साथ में ये भी है कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो थोड़ा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, वो ना इलेक्ट्रॉन लूज करवाना चाहें ना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहें, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। तो इसका मतलब हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल होते हैं, और जिन केसेस में हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होगी। तो हाफ फिल्ड एंड
fully filled configurations resist the addition of electron and hence इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उनके लिए काफी लो होती है, चाहते ही नहीं इलेक्ट्रॉन ऐड करना, रेजिस्ट करते हैं, वो मना करें ना ना हम मत, हम तो ऐसे ही बढ़िया। तो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहें और ना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहें, वो तो अपनी यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं, स्टेटस को, यथास्थिति हिंदी में। तो ये हैं फैक्टर्स। अच्छा, इन फैक्टर्स को अगर ध्यान देखें तो लेट अस सी व्हाट आर द जनरल ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। हालांकि एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी इंपॉर्टेंट, खासकर इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस। नोट करो पूरी बात जरा। जनरल ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जनरल ट्रेंड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। क्यों? साइज भी घटता जा रहा है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉन विल बी मोर एंड मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड आउट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। अच्छा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम उल्टा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। ये जनरल ट्रेंड्स हैं, बट एक्सेप्शंस ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका मतलब एक्सेप्शंस सबसे पहले तो वहीं होते हैं जहां हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस हों। अच्छा, ये एलिमेंट्स याद कर लो, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नेगेटिव होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E1 ऑफ फॉलोइंग इज नेगेटिव। That is, energy is absorbed. इसका मतलब डेल्टा एच Eg क्या हो गया इनका? पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को नेगेटिव बोला है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गया? पॉजिटिव। इन एलिमेंट्स की पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी नहीं। कौन? बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑल नोबल गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गन एटसेट्रा। रिमेंबर, रट लो, याद कर लो कि कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब, उसका मतलब ही है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो E1 ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव, दैट इज एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। कौन? डेल्टा एच Eg 1 कर दो, पॉजिटिव हो गया। कौन कौन? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ये भी एक फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, एस ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड हैं। हालांकि केवल एस ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होना बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन नजर नहीं आता, बट फैक्चुअल तो यही है कि बोरॉन और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल से ऐड होते हैं इलेक्ट्रॉन। इनफैक्ट एनर्जी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। नाइट्रोजन ड्यू टू हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड। ये सब क्या है? नोबल गैसेस, फुल्ली फिल्ड। ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये पहला पॉइंट हुआ। एक्सेप्शंस में ये काउंट कर लो कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ओनली नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन फैमिली, फास्फोरस नहीं, ओनली नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन फैमिली। याद रखना, ओनली नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन फैमिली, फास्फोरस नहीं। बस ये जो लिखा वही, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड ऑल द नोबल गैसेस। यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, बाकी सभी केसेस में पॉजिटिव है। इन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E1 इज पॉजिटिव, दैट इज एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। पहला पॉइंट तो यही था, याद करना है। दूसरा पॉइंट लिखो, पहले नोट करो पूरी बात।
दूसरा एक्सेप्शन ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन द करस्पॉन्डिंग सेकंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E1 ऑफ थर्ड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन that of greater than the corresponding, ऐसा लिख दो, the corresponding second period elements in same group. देखो क्या बात कह रहे हैं. पहले तो आप एक्सेप्शन समझो, फिर एक्सेप्शन का रीजन भी समझेंगे. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E1 ऑफ द थर्ड पीरियड बी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग सेकंड पीरियड एलिमेंट्स. जरा देखें तो सही, पी ब्लॉक में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. नहीं, नोबल गैसेस मत लो. नोबल गैसेस में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती हैं, लेते ही नहीं कंपेरिजन में. देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ एडिंग इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती चिपकाना पड़ रहा है, उनके अंदर कोई टेंडेंसी नहीं है. नो एफिनिटी. बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट्स. वैसे तो हमें ये पढ़ा, एक्सेप्शन में क्यों आया ये? वैसे तो टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, बट यहां उल्टा हो रहा है. बोरॉन से ज्यादा एल्यूमिनियम है, कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन, नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन. ये है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E1. क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट है इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल. पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट है. तो इसका मतलब एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरॉन से ज्यादा, सिलिकॉन की कार्बन से ज्यादा, फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा. अच्छा, नाइट्रोजन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फास्फोरस की पॉजिटिव है, ये भी लिखना. इन नाइट्रोजन फैमिली ये मैंने बोला भी था अभी, ओनली नाइट्रोजन हैज नेगेटिव E1. केवल नाइट्रोजन की नेगेटिव है, फास्फोरस नहीं. फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है. हालांकि बहुत थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है, बट रिलीज तो हो रही है. नाइट्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड. अच्छा, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? रीजन फॉर दिस एक्सेप्शन और एनोमली और एक्सेप्शन लिख दो. कौन सा एक्सेप्शन? मतलब ये वाला. मैं इसको एक मिनट, कंफ्यूजन ना हो तो ये इसी के नीचे लिखता हूं. बिल्कुल. हाँ, इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका रीजन क्या है? रीजन इज the exceptionally small size of second period P block elements. Reason is the exceptionally small size of the second period P block elements in which electron density is very high and hence cause
heavy repulsion on adding इलेक्ट्रॉन। ये है रीज़न ये है कि क्यों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी कम रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों है। उसका रीज़न ये है कि एक्सेप्शनली स्मॉल साइज है सेकेंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर हैवी रिपल्शंस क्रिएट करते हैं, और रिपल्शंस क्रिएट करेंगे तो एनर्जी कम रिलीज होगी। दिस वॉज द रीज़न। इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखेंगे। और भी एक दो पॉइंट्स हैं, पहले नोट करेंगे पूरी बात। थर्ड, अच्छा जैसे ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लीस्ट है इन ऑक्सीजन फैमिली, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन हैज लीस्ट E1, बल्कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ऐसा होता है सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम और ऑक्सीजन सबसे कम, डिक्रीजिंग। E1 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। तो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सल्फर की हाईएस्ट है और ऑक्सीजन की लोएस्ट है। अच्छा हेलोजेंस में क्या होता है जरा देखना। हेलोजेंस में क्लोरीन की हाईएस्ट है, एंड देन फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, डिक्रीजिंग। E1 डिक्रीजिंग E1। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं, तो बच्चों ये आपको ध्यान रखने हैं। दीज आर द पॉइंट्स यू आर सपोज टू रिमेंबर। अच्छे पॉइंट्स हैं ये, क्वेश्चन इनके ऊपर बेस्ड होंगे, आप याद रखें। पूरी पीरियोडिक टेबल में अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें स्मॉलेस्ट एटम कौन बोलना, हाइड्रोजन। बिगेस्ट लार्जेस्ट एटम, सीजियम बोल सकते हैं साइज में। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, हीलियम। लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सीजियम। स्मॉलेस्ट एनायन, F माइनस, H माइनस नहीं है, F माइनस। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E1, क्लोरीन। और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी पढ़ी नहीं है, पढ़ लेंगे, आ जाएगा थोड़ी देर में। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En, फ्लोरीन की होती है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन। सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन, सबसे बड़ा एटम सीजियम। हाईएस्ट आयोनेशन एनर्जी हीलियम, लोएस्ट आयोनेशन एनर्जी सीजियम। सो लाइक दैट फैक्टर्स यू शुड रिमेंबर। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे। तो बच्चों ये हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चंस। इसके एक दो पॉइंट्स हैं एज ए एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रूप में लिख सकते हैं, नोट करेंगे पूरी बात पहले। देखो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक तो यही कि जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एलिमेंट्स हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा वैसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी क्लोरीन की होती है, बट क्लोरीन इज नॉट द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। F2 is the most powerful oxidizing agent. F2 is the most powerful oxidizing
एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट वो है तो कौन है? F2, नॉट क्लोरीन। क्लोरीन नहीं। इसका भी रीज़न आप जब हेलोजन्स एंड नोबल गैसेस पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये बात कही जाती है। एक्चुअली क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है, जबकि F2 की बॉन्ड एनर्जी FF बॉन्ड एनर्जी काफ़ी कम होती है रिलेटिवली। तो दैट इज़ द मेजर रीज़न। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। इन मिलिकन स्केल। क्या है वो आएगा, पढ़ेंगे। साथ ही साथ जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा अच्छी होती है वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर अच्छा शो करते हैं। हालांकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर में भी हम इन जनरल एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर इलेक्ट्रोनेगेटिव and have non-metallic character. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिनकी ज़्यादा है, जैसे कौन? नोबल गैसेस, जैसे कौन हेलोजेंस, जैसे कौन? ऑक्सीजन फैमिली। तो ये नॉन मेटल्स ही तो हैं सब, तो हैव नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए एक्सेप्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको ज़रूर ध्यान रखेंगे बच्चों। और डेफिनेशंस में कई बार एक्सेप्शंस, ट्रेंड्स, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज ए नोट करके, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए भी लगता है वो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए भी है। कंपैरिजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, अलग से लिखेंगे और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करके। नोट पहला, फॉर IE1 आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लिथियम रहने दो इसमें, बस यहाँ तक लेंगे, बेरिलियम तक, एंड नियॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। क्रॉस पे कैसे कंपेयर करें? नहीं, ये तो पता है, लेफ्ट से राइट जाने पर इन जनरल आयोनाइजेशन एनर्जीज, ये आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों के लिए पढ़ने हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी में लिखना रह गया था, मैं भूल गया था, आप पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। ये IE1 के लिए है। क्रॉस में कैसे कंपेयर करें? ये पता है कि नियॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से ज़्यादा है, फ्लोरीन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है। नहीं, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से कम है बिकॉज ऑफ द हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन। एक्सेप्शन था, ये पढ़ रखा है आयोनाइजेशन एनर्जी में। अच्छा, आर्गन इज लेस देन नियॉन क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर घटती हैं। बट मैं क्लोरीन और नियॉन को कैसे कंपेयर करूं, या मैं आर्गन और फ्लोरीन को कैसे कंपेयर करूं? तो उसका एक तरीका है, सुनो लिखना बंद करो, बाद में लिखना, सुनो। अच्छा, लिथियम और सोडियम मत लेना, वो इस ट्रेंड में फिट नहीं बैठते, जितना बता रहे हैं उतना ही लिखना। कभी सोचो सर ने गलत लिख दिया, हमें लिख देते, कोई बात ना, एक आध भूल चूक लेनी देनी, सर से गलती हो गई, कोई बात ना है ना, जितना लिखवा रहे हैं उतना ही लिखो, इतने में ट्रेंड्स फिट बैठ रहा है बेस्ड ऑन डेटा। क्या हाईएस्ट एलिमेंट चुनो इनमें से जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी है, हाईएस्ट किसकी है? बोलो नियॉन की। तो नियॉन से जेड बनाओ, उल्टा या सीधा जेड है ये उल्टा वाला। फ्लोरीन इज मोर देन ऑक्सीजन, जेड बनाओ, जेड बनाओ, जेड। बट ऑक्सीजन इज नॉट मोर देन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन से जेड निकाल लो, इस बार सीधा जेड। फिर नाइट्रोजन से जेड निकाल लो, फिर कार्बन से जेड निकाल लो, जेड बनाने हैं, जेड। बोरॉन ज्यादा नहीं है बेरिलियम से जेड निकाल लो। एरो ध्यान से
देख रहे हो, दिख रहा तुम्हें? बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा है, तो बेरिलियम से एरो निकालना है, जेड बनाना। जेड है उल्टा या सीधा, आयोनाइजेशन एनर्जी में जेड बनाना होता है। और अभी आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम एन बनाएंगे उल्टा या सीधा। हाईएस्ट वाले एलिमेंट से शुरुआत करो, मैंने एरो लगा दिया, इससे शुरुआत करनी है। जेड बनाओ, बना दिया जेड, बना दिया जेड। ना ऐसे नहीं, नाइट्रोजन से दोनों तरफ जेड निकाल लो, साफ दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? अब कंपेयर हो गया, आर्गन इज फ्लोरीन इज ग्रेटर देन आर्गन, तो क्लोरीन से ज्यादा कौन? आर्गन। आर्गन से ज्यादा कौन? फ्लोरीन। नियॉन। देखो नियॉन आर्गन कंपेयर हो जाएंगे, नो इश्यूज। नियॉन फ्लोरीन कंपेयर हो जाएंगे, नो इश्यूज। आर्गन क्लोरीन कंपेयर हो जाएंगे, नो इश्यूज। सेम पीरियड या सेम ग्रुप है, इट इज इजी टू कंपेयर। आर्गन और फ्लोरीन कैसे कंपेयर करते? ना हो पाते, अब कर लिया आपने, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन आर्गन। ये है इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। आई बात समझ में? आई मतलब I1 होता है। सिमिलरली हम यहां कंपेयर कर सकते हैं, बेरिलियम इज मोर देन बोरॉन, इज मोर देन मैग्नीशियम, इज मोर देन एल्यूमिनियम। सो लाइक दैट यू से। ये तो था आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। 2 फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, EA1। EA1 के लिए बेरिलियम मैग्नीशियम भी छोड़ दो, बोरॉन से शुरुआत करो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बस। नहीं, नोबल गैसेस भी नहीं। नोबल गैसेस हैव नो टेंडेंसी, नेगेटिव टेंडेंसी टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये है EA1 की बात चल रही है, ये हो चुका है यहां तक। डिमार्केशन शुड बी प्रॉपर। ये ऐसा ही है, इसका कोई यूज नहीं, मतलब सीधा कर दो तुम तो। हाँ, हाईएस्ट से शुरुआत की थी। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? क्लोरीन की। एन बनाओ, एन निकालो इससे, एन बना दिया, एन बना दिया, एन ना। अब एन मत बनाना यहां से, क्योंकि नाइट्रोजन की तो नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सिलिकॉन से एन बनाओ, एन। क्यों? थर्ड पीरियड की तो सेकंड पीरियड वालों से ज्यादा होती है। ये है ऑर्डर। और सिलिकॉन इज मोर देन नाइट्रोजन, सिलिकॉन इज ऑल्सो मोर देन फॉस्फोरस, क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है ये। फॉस्फोरस में भी एनर्जी रिलीज तो होती है, बस बहुत थोड़ी सी। तो ऑर्डर क्या हो गया जरा देखना, नाइट्रोजन से ज़्यादा फास्फोरस, फास्फोरस से ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर, सल्फर से ज़्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन। इंक्रीजिंग EA1। मैं फिर बोल रहा हूं, ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर फ्लोरीन और सल्फर में कंपेयर करने के लिए बोल दिया जाए तो आप अटक सकते हो। अब नहीं अटकोगे, नाउ यू आर एबल टू कंपेयर। अच्छा, नाइट्रोजन तो वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? नेगेटिव है, लोएस्ट है इन सब में। साथ में ये भी कह सकते हो, बोरॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम से ज़्यादा कार्बन की, कार्बन से ज़्यादा सिलिकॉन। इंक्रीजिंग EA1। तो बच्चों ये थी थर्ड प्रॉपर्टी, कौन सी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। 3 प्रॉपर्टी हो चुकी हैं। एटॉमिक रेडियस, जिसमें आयनिक रेडियस भी हो चुकी है। आयोनाइजेशन एनर्जी, वी टॉक्ड इन डिटेल, सब कुछ डिटेल में चल रहा है यहाँ। क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं के बेसिस पर आएंगे। DPP शीट सॉल्व करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब बाकी है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। नोट करो पूरी बात। चलो भाई बच्चों, नाउ मूविंग टू द फोर्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिखो हेडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे तो इसका सिंबल हम यूज करते हैं चाई, रेड एस चाई। चाई मतलब एक्स जैसा लगता है, एक्स। थोड़ा सा इसको नीचे से मोड़ देते हैं तो बन जाता है चाई। एक्स ही बोल दो, या कई बार EN भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इज द टेंडेंसी। ये किसी इंडिविजुअल एटम की टेंडेंसी नहीं है, मतलब ये एक इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी कोवेलेंट
कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर को, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत है। एक बार लिखो, मैं समझाता हूं। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल a shared pair of electron towards itself. बच्चों ध्यान दो, it is the tendency of an element to pull a shared pair of electron। ध्यान देना, जैसे मान लो इस ऐसे बोल दो HCl। HCl में ये जो बॉन्ड बनता है ये एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है HCl में, इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है। वैसे तो आइडियली क्या होना चाहिए था कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों न्यूक्लियस के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, बट ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स क्लोरीन बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है और इस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बॉन्ड कहलाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि यही एग्जाम्पल देखो Cl2 मॉलिक्यूल में, Cl2 मॉलिक्यूल में Cl बॉन्ड है, ये कहलाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये कहलाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में कोई परमानेंट चार्जेस नहीं आएंगे, नो परमानेंट चार्जेस विल कम। यहां परमानेंट चार्जेस हैं, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑफ कोर्स दिस डेल्टा वैल्यू इज मच लेसर देन 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये कहलाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। मतलब क्लोरीन ज्यादा ताकतवर है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना चाहता है और कंफर्टेबली होल्ड भी कर सकता है। इस कारण से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये एक नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी है, मतलब इसको मेजर नहीं कर सकते, ये टेंडेंसी है बस। इस टेंडेंसी को 2 स्केल्स पर मेजर किया जाता है या डिटरमिन किया जाता है। तो फर्स्ट एक होता है पॉलिंग स्केल, हालांकि यही सबसे फेमस है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि 2 एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका डिफरेंस जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, ये XA माइनस XB या चाहिए माइनस चाई बी, उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 0.208 स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB। ये है फॉर्मूला। अब बात आती है, सर ये फॉर्मूला काम का है क्या? ना, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते। इस चैप्टर से तो वो ट्रेंड्स ही आते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, किसकी एवरेज कम किसकी ज़्यादा, बढ़ता हुआ क्रम कौन सा, घटता हुआ ऑर्डर कौन सा, क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं। तो XA माइनस XB मतलब डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द 2 एलिमेंट इज इक्वल टू 0.208। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA एंड BB। एक बार नोट करो, नोट द वैल्यू। हाँ बिल्कुल, तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। अब इसमें यहां पर बॉन्ड एनर्जी, इन सभी बॉन्ड एनर्जी, AB बॉन्ड एनर्जी, A बॉन्ड एनर्जी, ऑल बॉन्ड एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल। XA XB क्या है? XA XB इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B इन पॉलिंग स्केल। ये है फॉर्मूला।
अब बात आई है यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मालूम पड़ा, ये तो डिफरेंस हुआ, तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये एक टेंडेंसी है, रिलेटिव टेंडेंसी है, तो कोई हमें एक रेफरेंस तो मानना पड़ेगा। और रेफरेंस किसे माना गया? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को रेफरेंस बनाया गया। आर्बिट्रेरीली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H in Pauling scale was taken 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल में हाइड्रोजन की 1 ले ली गई एंड देन द अदर एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर मेजर्ड। और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखो ये ऑर्डर है, आई हैव द वैल्यूज, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, याद भी रखनी है। जैसे फ्लोरीन हाईएस्ट है, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नियरली इक्वल, देन कम्स ब्रोमीन, कार्बन एंड सल्फर आर नियरली सेम, कार्बन, सल्फर, iodine, they are nearly same. Thereafter hydrogen which is equal to the phosphorus, boron, then sodium, potassium, cesium। ये एक आइडिया प्रोवाइड कर रहा है। पॉलिंग वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, 3.5, 3.0, नियरली 3.0, this is 2.8, 2.8। तो कार्बन 2.5, ये भी 2.5, लगभग आयोडीन 2.5, दिस इज 2.1, दिस इज 2.1, दिस इज 2.0, दिस इज 0.9, 0.8, 0.7। सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे लो है, लो तो होगी, सीजियम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, सीजियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सीजियम बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो वाइटल एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद भी रखनी है। ये सब वैल्यूज हैं पॉलिंग वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पॉलिंग स्केल। ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रख लें इनको। खासकर जैसे बोरॉन डाइबोरेन आएगा, बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। जब हम बोरेन की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो कहेंगे कि ये वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। जब तक आपको बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता होगी, आप लॉजिक नहीं समझ पाओगे। तो कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रख लेनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मैंने यहाँ बताए हैं, याद कर लो ये वाले। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली अल्कली मेटल्स में बॉटम मोस्ट कौन, सीजियम की बोली जाएगी। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नियरली इक्वल, कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन आर नियरली 2.5, हाइड्रोजन इज 2.5। हाइड्रोजन को रेफरेंस मान करके बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को मेजर किया गया है। एक और स्केल होता है सेकेंड स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मिलिकन्स स्केल। मिलिकन स्केल में क्या कहा गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज पर द मिलिकन्स स्केल इज द एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इट इज द एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेकन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो मिलिकन स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके बराबर, एवरेज मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी I1, ये 1। जब भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात, जब भी हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। जब भी हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं और कुछ ना बोला जाए तो वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। एंड बोथ द वैल्यूज इन IE1 एंड EA1 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये वैल्यूज होती हैं। तो इनका जो एवरेज है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द मोलिकुलर स्केल। अच्छा, रिलेशन क्या होता है, मिलिकन स्केल की जो वैल्यूज होती हैं वो, या ऐसे बोल दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग
इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन मिलिकन स्केल अपॉन 2.8। किसी भी एलिमेंट के लिए अगर उसकी मिलिकन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है 2.8 से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पॉलिंग स्केल अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। तो बच्चों ये थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मिलिकन स्केल आज पढ़ लिया, दोबारा शायद आपके सामने कभी आए ही ना। एक ही स्केल इतना फेमस है, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की खूब बात करते हैं, तो वहाँ भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म में लॉट ऑफ थिंग्स दे टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो पॉलिंग स्केल की बात करेंगे। तो इस तरीके से ये बात होती है। अब बात आती है पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स की। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स में आप फैक्टर्स देखो कौन कौन से प्रभावित करेंगे। तो लिखो पहले यहाँ तक की बात, नोट इट डाउन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑफ कोर्स जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा एटम का, तो बॉन्ड को मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा फॉर द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। साइज अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। साइज अगर ज्यादा होगा तो ऑर्बिटल का साइज भी बड़ा होगा, ओवरलैप करने से बॉन्ड जो बना होगा वो भी बड़ा होगा, और न्यूक्लियस को की ताकत कम होगी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की, साइज बड़ा होने के कारण, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। एक ही एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में अलग अलग हो सकती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, तो ध्यान दो, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे ये कह दे कि फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड और सिंपल आयरन, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा बोलोगे? यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +2 है और यहाँ तो 0 ही है, तो इसका मतलब ये हो गई डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयरन। आयरन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फेरिक क्लोराइड में ज़्यादा है क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑब्वियसली Fe3+ है, इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ Fe3+ इज ग्रेटर देन Fe2+ इज ग्रेटर देन Fe। डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा ऐसा क्यों? साइज भी तो छोटा है। Fe3+ फेरिक आयन का साइज छोटा होगा, फेरस आयन का साइज रिलेटिवली बड़ा होगा और आयरन एटम का साइज इन दोनों से काफी बड़ा होगा। तो साइज अगर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, अभी अभी तो बोला है साइज वाला फैक्टर। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। सिमिलरली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है और उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वो जितना ज्यादा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कंपेयर करना हो, मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लें, कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन अमंग कौन कौन, जैसे HCl, जैसे LiH, जैसे H2, तो बोलो क्या जवाब दोगे? ऑक्सीडेशन नंबर ही देख लो, यहाँ हाइड्रोजन +1 में है, यहाँ हाइड्रोजन -1 में है और यहाँ हाइड्रोजन 0 में है। माइनस वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, तो LiH में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, उससे ज्यादा हाइड्रोजन और सबसे ज्यादा HCl में होगी। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, तो ये है ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इन दीज कंपाउंड्स। तो इस तरीके से हम ये बात कह सकते हैं, जितनी ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा, जितना हायर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम।
अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर से भी डिसाइड करते हैं। खासकर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, आप जानते भी हो, कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की तो केमिस्ट्री है। कार्बन कई बार sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 होता है, तो कई बार sp भी होता है। एस कैरेक्टर अलग अलग होता है। तो लिखेंगे तीसरे पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट। पहले ये नोट कर लो पूरी बात, नोट इट डाउन। फोर्थ, परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा। जैसे एग्जांपल, CH3 कार्बन नहीं है, सेम एक ही एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग हो सकती है, ये बात ध्यान रखना आप। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर sp2 है और यहां sp हाइब्रिडाइजेशन है। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी तो हम और डिटेल में बात करते हैं इन केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन ही तो है, आधी केमिकल बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन से भरी हुई है। कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर जेई मेन, जेई एडवांस्ड, हर जगह पर कहाँ नहीं पूछे जाते क्वेश्चन, हर जगह पूछे जाते हैं। तो sp3 sp2 s, यहां परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर देखें, यहां 33%, क्यों, 3 और 1 4, 25%, 25%, मतलब एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल। तो s का कंट्रीब्यूशन 1/4 हो गया, 4 में से एक ऑर्बिटल s का है तो 1/4, 25%, 33% एंड 50%। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोलोगे? C2H6 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की C2H4 में है, उससे ज्यादा C2H2। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसिटिलीन में सबसे ज़्यादा है और इथेन में यहाँ सबसे कम है। यही कारण है कि ये जो हाइड्रोजन है एसिटिलीन का अच्छा खासा एसिडिक होता है, सोडियम मेटल से आसानी से रिएक्शन करता है, सोडियम एसिटिलाइड बनाता है। तो इस तरह के पॉइंट्स होते हैं बच्चों, याद रखना है। अच्छा, उसका रीज़न भी है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों? ऑब्वियसली एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो एस की पेनिट्रेशन पार्ट ज़्यादा है, पेनिट्रेशन पार्ट ज़्यादा है तो न्यूक्लियस के पास है, वो न्यूक्लियस के पास है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के ले आएगा। आजा, आना, समझ रहे हो बात को? तो फिर सुन लो, एस कैरेक्टर ज़्यादा, एस कैरेक्टर मतलब मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस का मतलब मोर अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर पुल टुवर्ड्स इट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सारा लॉजिक मैंने एक बार बोल दिया। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात आती है ट्रेंड्स, जनरल ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं और टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ती है और टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की घटती है। अच्छा, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल और पॉलिंग स्केल में वैल्यू कितनी थी? 4.0, 4.0 इन पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है। अच्छा, एक्सेप्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा कुछ होते नहीं हैं, बट इसका एक एक्सेप्शन बस यही है कि बोरॉन फैमिली एक्सेप्शन है। बोरॉन से नीचे आते हैं तो एल्यूमिनियम, मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले घटती है, एल्यूमिनियम के बाद फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इन बोरॉन फैमिली electronegativity decreases
up to aluminum and then slightly increases. Then slightly increases. मेरे पास अगर डेटा होगा, वैसे डेटा की जरूरत नहीं होती इन चीज़ों में, I'll see, नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है अप टू एल्यूमिनियम एंड देन स्लाइटली इंक्रीजेस, भाई इतना याद रख लो। तो इन बोरॉन फैमिली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम तक घट रही है, एल्यूमिनियम ही कम है तो एल्यूमिनियम इज लोएस्ट, एंड देन गैलियम की थोड़ी सी बढ़ जाती है, इंडियम, थैलियम, वो सब बढ़ते चले जाते हैं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इन बोरॉन फैमिली, फैमिली मतलब ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज लोएस्ट। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, बाकी बड़े प्लेन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक्सेप्शंस कुछ एज सच पाए नहीं जाते। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उल्टा है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का, तो ऑब्वियसली लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम आएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो बच्चों ये थे एक्सेप्शंस, एज सच कोई खास है नहीं, ट्रेंड्स मैंने बता दिए। अब बात आती है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कई बार यूजफुल होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट करेंगे पूरी बात। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहला तो यही परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में एक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी होता है 16 मॉडुलस XA माइनस XB। मतलब AB कोई मॉलिक्यूल हो तो दोनों एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का मॉडुलस निकालना है, क्योंकि हो सकता है X से कम हो, XB से तो नेगेटिव ना आ जाए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। मॉडुलस प्लस 3.5 इंटू XA माइनस XB का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर। यहाँ मॉडुलस की जरूरत नहीं है, स्क्वायर है ना। अब बात आती है कि सर ये क्या फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स कुछ ना आते एज सच, जेई मेन या जेई एडवांस उनका फोकस ही होता है ट्रेंड्स पर, घटता क्रम, बढ़ता क्रम, कौन हाईएस्ट, कौन लोएस्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम किसकी ज़्यादा, सो मेनी थिंग्स। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहलाता है हेनरी एंड स्मिथ फॉर्मूला। This is Henry and Smith formula for a percentage ionic character. According to this, according to Henry and Smith, if delta En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 2.1 के बराबर है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज 50%। 50% आयनिक कैरेक्टर जब होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम्स में ए और बी जैसे ले लिए हमने, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 2.1 है तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50% है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 से कम है देन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर is less than 50% and bond is said to be predominantly covalent bond। सुनो बात ध्यान से, ये बात हमेशा याद रखनी है कि दो अलग अलग एटम्स के बीच में, दो अलग अलग एलिमेंट्स के बीच का बना हुआ बॉन्ड कभी ना तो 100% आयनिक होता है ना 100% कोवेलेंट होता है। वैसे तो हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, हम इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, बट इस आयनिक बॉन्ड के अंदर भी, आयनिक कंपाउंड के अंदर भी थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर तो होता है। HCl वैसे कोवेलेंट बॉन्ड है बट उसके अंदर भी कुछ तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है।
तो दो अलग अलग एटम्स के बीच का बना हुआ बॉन्ड ना तो 100% कोवेलेंट होता, ना 100% आयनिक होता, उसमें थोड़ा बहुत कोवेलेंट करेक्टर या आयनिक करेक्टर जरूर होगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 से कम है तो बॉन्ड जो है परसेंटेज आयनिक करेक्टर 100% 50% से कम होगा एंड बॉन्ड इज सेड टू बी प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट बॉन्ड। बट इफ डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 से ज्यादा हुआ और जितना ज्यादा होगा बॉन्ड इज मेनली आयनिक, बॉन्ड इज मेनली आयनिक। मेनली आयनिक क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर थोड़ा बहुत जरूर होगा। सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड में भी कुछ तो कोवेलेंट करेक्टर जरूर प्रेजेंट है, ये ध्यान रखेंगे। ये तो था परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। हेनी एंड स्मिथ फॉर्मूला ये हम यूज करते हैं, बट पॉलिक साहब ने भी अपना एक रेफरेंस दिया था। पॉलिंग साहब ने क्या बात बोली थी, अगली स्क्रीन पे बोलेंगे, इस बात को नोट करें पहले। अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, पॉलिंग ने क्या कहा, इफ डेल्टा ई एन इज 1.7 then 50% आयनिक करेक्टर। उन्होंने 50% आयनिक करेक्टर जो दिया वो 1.7, कोई फॉर्मूला नहीं दिया उन्होंने, बस उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पॉलिंग वैल्यूज, ऑफ कोर्स इट इज डिफरेंस इन पॉलिंग स्केल, तो पॉलिंग वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 है तो 50% आयनिक करेक्टर, ऐसा उन्होंने बोला। और यदि डेल्टा ई एन की वैल्यू 1.7 से कम है तो बॉन्ड इज कोवेलेंट, और यदि डेल्टा ई एन की वैल्यू 1.7 से ज्यादा है तो बॉन्ड इज आयनिक। तो इस तरीके से प्रीडोमिनेंटली आयनिक, इस तरीके से उन्होंने ये कहा। अब बात आती है सर हम कौन सा माने। देखो इस तरह के क्वेश्चन से वैसे फंसाया तो नहीं जाता, बट फिर भी इन जनरल मेटल्स अच्छी खासी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हों, एल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स टाइप की, और अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हों एनायंस के रूप में, तो फिर बॉन्ड मोस्टली कोवेलेंट होता है। तो जरूरत पड़ने पर हम पॉलिंग को ज़्यादा वरीयता देते हैं और उसके बेसिस पर हम आंसर बतला देते हैं। हालांकि बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये, इनके अंदर बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चलते कि आयनिक या कोवेलेंट, क्योंकि हर कोवेलेंट बॉन्ड में अलग अलग एटम्स के बीच में बना है तो आयनिक करेक्टर तो होगा ही, हर आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर तो होगा ही होगा। तो ये था बच्चों पहला एप्लीकेशन। क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा जनरली बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। तो डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो उतनी कम होती है। जैसे अब मान लो HCl, इसकी बॉन्ड HF, HCl, HBr, HI। इंक्रीजिंग HX बॉन्ड लेंथ, X मतलब वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रोजन का हेलोजन के साथ जो बॉन्ड है वो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये है। HI का बॉन्ड बहुत लॉन्ग है। अच्छा, एक जनरल नियम ये होता है कि बॉन्ड एनर्जी, ये एक जनरल नियम है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, और शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू BL, बॉन्ड लेंथ। तो इसका मतलब ये बढ़ता हुआ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो गया? तो इसका मतलब HF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन HCl, स्ट्रॉन्गर देन HBr, स्ट्रॉन्गर देन HI बॉन्ड। डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी, ये सब जनरल रूल्स हैं। डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी,
तो इसका मतलब यह है जितना छोटा बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो कई बार ये भी हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ये था सेकेंड एप्लीकेशन। वन मोर एप्लीकेशन इज देयर, नाम। कंपाउंड का अगर नाम लिखते हैं तो हम नाम लिखने में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रेफरेंस में लेके आते हैं। कैसे, नोट करो। थर्ड, नेम ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम पहले, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is named first and then the more electronegative एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम पहले लिखते हैं। तो जैसे इसी पॉइंट को ध्यान में रखें। जैसे एग्जांपल देखो, ICL, ये कंपाउंड है, ये ICL नाम है इसका आयोडीन मोनोक्लोराइड। जो आइड लगाया हम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आइड लगाते हैं। तो इसका मतलब जरा ये देखो, OF2, ये ऑक्साइड है या फ्लोराइड? क्या बोलूं इसे मैं? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड या डाइफ्लोरीन ऑक्साइड। बोलो, OF2 का नाम मैं कैसे लिखूं? क्या ये फ्लोराइड है, क्या ये फ्लोराइड है या ऑक्साइड है? आप ही बताओ। भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। फ्लोरीन इज 4.0, ऑक्सीजन पॉलिंग स्केल में 3.5। तो ऑब्वियसली अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो आइड किस में लगेगा? फ्लोरीन में लगेगा। तो ये फ्लोराइड है। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो करेक्ट का नाम क्या हुआ? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। सो OF2 इज फ्लोराइड, नॉट द ऑक्साइड। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो बच्चों को ये बात का आइडिया होना चाहिए। नोट करेंगे बच्चों।